प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 9 के लिए हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने भूगोल में उत्तरी मैदान, जो भारत का उत्तरी मैदान है, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तरी मैदान की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसका हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि उत्तरी मैदान जो मुख्य रूप से अलग अलग भागों में विभाजित है, हमने उसे नदियों के आधार पर और भौगोलिक विविधताओं के आधार पर अलग अलग रूप से विभाजित करते हुए पढ़ लिया। और इस लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू की चर्चा करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कौन कौन से राज्य में ये फैला हुआ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि पठार किसे कहते हैं, पठार क्या होता है, तो देखिए 3 टोपोग्राफी या 3 स्थलाकृतिक प्रदेश होते हैं महत्वपूर्ण, जो अभी तक हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है पर्वत, सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात की। फिर हमने पढ़ा है मैदान, जिसमें हमने उत्तरी मैदान की चर्चा की। और एक होता है पठार, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पर्वत जो होता है, पर्वत का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। पर्वत का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, यानी पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है और ऊंचा वाला जो भाग होता है वो पॉइंटेड होता है, पीक पॉइंट होते ही इस तरह से ये पर्वत कहलाता है। मैदान जो होता है समतल होता है, पूरा का पूरा भाग समतल दिखाई देता है। जबकि पठारी भाग जो होता है दोस्तों, पठारी भाग थोड़ा ऊंचा होता है मैदान से, लेकिन ये ऊपर से टेबल नुमा आकृति, ऊपर से प्लेन होता है। पर्वत तो सर्वाधिक ऊंचे मिलेंगे, जहाँ आपने पढ़ा माउंट एवरेस्ट को 8,848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा को आपने पढ़ा 8598 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से अपने मकालू, धौलागिरी, तो ये जो इनकी ऊंचाई होती है चोटियों की, ये सर्वाधिक ऊंची होती है। और इनका जो पीक पॉइंट होता है ये ऊंचा, ये नुकीला टाइप का होता है। कैसा होता है? नुकीला। उससे कम ऊंचाई के क्या होते हैं? पठार। और पठार का जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपरी भाग जो होता है ये टेबल नुमा होता है, ठीक है, लेकिन ऊंचे होते हैं। पठार भी कैसे होते हैं? ऊंचे। पठार के बाद जो सबसे नीचाई में होते हैं वो होते हैं मैदान। वो क्या होते हैं? मैदान। ये समतल प्राय होते हैं। यहाँ कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधियाँ, ठीक है, खनिज खनन करना है या व्यवसाय, परिवहन, जो भी एक्टिविटी होती है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? वो देखने को मिलेगी मैदान में। लेकिन मैदान को हम पढ़ चुके हैं, मैदान को हम समझा चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा कर रहे हैं। तो पठार कैसे होते हैं? ना ऊंचे अधिक होते हैं, ना समतल होते हैं, बल्कि इनकी जो आकृति होती है वो गोल मेज के समान नज़र आती है, या मेज की जो आकृति होती है उसके समान नज़र आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पठार जो हैं, पठार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पठार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो भारत के संदर्भ में जो पठार पढ़ रहे हैं वो पठार कैसा है? क्रिस्टलीय है, आग्नेय है या रूपांतरित शैलों से बना है, ठीक है। क्रिस्टलीय हो सकता है, यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है,
ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, उसमें कौन सी शैलों की विद्यमान होती है? तो आग्नेय शैल है, क्योंकि वो जो लावा होता है वो धीरे धीरे आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है, और इस पर जब किसी न किसी रूप से अप्रदन अपक्षीय क्रिया होती है तो फिर वो रूपांतरित होना प्रारंभ कर देता है। तो वो या तो पुराने क्रिस्टलीय भाग का हो या आग्नेय भाग का हो या फिर रूपांतरित शैलों से बना होता है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपोहा के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। देखिए, आपको मैंने पहले ही जब चैप्टर शुरुआत हुई थी वहाँ पर एक बात आई थी, वो हमने डिस्कस किया था कि प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, एक पूरा भाग था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया पूरा भूभाग था, उसके मध्य में एक भूभाग था तैतीस सागर, और तैतीस सागर के कारण ये दो भूभाग हो गए। उत्तरी भाग तो कहलाता है अंगारा लैंड और दक्षिणीवर्ती भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। ये हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम पुरानी चट्टानों की बात करते हैं या प्राचीनतम भूभाग की बात करते हैं, विशेष हमें देखने को मिलते हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं। ठीक है, चौड़ी तथा छिछली हुआ है भाग है, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से दो प्रमुख भाग है? एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ है, एक दक्कन का पठार है। ठीक है, एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि है और एक दक्कन का पठार स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के उत्तर का जो भी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है, और उसे हम क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि दो भाग है दोस्तों, मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है और दक्कन का पठार है। तो मैप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझें, आप मैप निकालें और मैप में देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अंकित कर लें। देखिए, ये मैप आपको दिख रहा होगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में मैप दिया हुआ है। आप देखें, ये नर्मदा नदी आपको दी हुई है। ठीक है, हालांकि इतनी दूर नहीं है, ये नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ से नदी बहती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये जो उत्तरी भाग आप देख पा रहे हैं, ये उत्तरी भाग जो है ये मध्य उच्च भूमि है। क्या बोलते हैं इसे? मध्य उच्च भूमि। और इसके बाद ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्राउन शेड में आप दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। ये पूरा का पूरा भाग क्या है? दक्कन का पठार, या इसको दक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और नर्मदा नदी के दक्षिण वाला जो भाग है, अब देखो, नर्मदा नदी के दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या आ जाएगा? दक्कन का पठार, और उत्तर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि या मध्य उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, तो ये भाग जो है हम देखें कि दक्षिण में तो हमें सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी देखने को मिलती है, उत्तर पश्चिम में अरावली रीजन देखने को मिलता है। ये तो चारों ओर से ये जो मध्य उच्च भूमि है वो चारों ओर से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिलता रहता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, तो ये जो नदियाँ आप देख पा रहे हैं इस रीजन में, ये जो नदी आप देखेंगे, नदी इसके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में ये धीरे धीरे संकीर्ण होती जाती है, या बिल्कुल कह सकते हैं कि इनकी चौड़ाई कम हो जाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण होती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से
बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व का विस्तार है वो बुंदेलखंड और जो पश्चिम का विस्तार है वो बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाया गया है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार आप देखेंगे तो झारखंड वाले हिस्से में स्थित है और वहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है जो कि पश्चिम बंगाल में बहकर और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके अलावा हम देखें कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो उत्तर में इसके चौड़े आधार में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पर पाई जाती है। जैसे यहाँ छोटा सा मैप बना के मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपने अभी पढ़ा कि इसके आधार तल पर तो हमें क्या मिलता है, सतपुड़ा श्रेणी। इस तरह सतपुड़ा श्रेणी बसी हुई है। ठीक है, महादेव और कैमूर की पहाड़ी मेकाल श्रेणी, तो महादेव पर्वत भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी और मेकाल श्रृंखला आपको यहाँ तो कुछ श्रृंखलाएँ इस तरह से इसके पूर्वी विस्तार पर है, यहाँ की तरफ पूर्वी विस्तार में आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, मेकाल श्रृंखला और कैमूर की पहाड़ी। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों व श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो आप भारत का मानचित्र देखेंगे, आप देखें भारत का मानचित्र तो आपको स्पष्ट हो जाएगी सारी पहाड़ियाँ कि महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे, मैप में आपको सतपुड़ा पहाड़ी नज़र आएगी नर्मदा नदी के जस्ट दक्षिण में, और उसके बाद महादेव पहाड़ी भी आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर इसका कम ढाल है। ठीक है, तो दक्षिण का पठार मैप में आप देखें, जहां आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी घाट, 5 नंबर लिखा हुआ है पश्चिमी घाट कोंकण, देख पा रहे होंगे आप कोंकण। ये भाग इसका ऊंचा है, जबकि जो पूर्वी भाग है जहाँ कृष्णा नदी, गोदावरी नदी आप देखें पूर्वी भाग में। आप मैप देख रहे हैं तो मैप के राइट हैंड साइड में आप देखें जो लाइट येलो शेड में दिया हुआ है पूर्वी घाट लिखा हुआ है, उसमें आपको कृष्णा नदी, गोदावरी नदी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो भाग है ये भाग कैसा है, कम ढाल वाला है, जबकि आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वहाँ पर ये जो भाग है पठारी भाग ये ऊंचा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी श्रृंखला है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप, और मैप के राइट हैंड साइड में देखें तो पूर्वी घाट लिखा हुआ है, अभी मैंने अंकित भी करवाया है। वह सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये अलग अलग प्रकार के पश्चिमी घाट में स्थित है। ये इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक प्रकार से दर्रे हैं, एक प्रकार से क्या है, दर्रे। और दर्रे क्या होते हैं, एक पहाड़ी नुमा आकृति है और एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए एक मार्ग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दर्रे। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है।
एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसका काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा होती है क्योंकि पर्वत होते हैं तो टकराकर मानसून यहाँ पे वर्षा कर पाता है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुडी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, दक्षिण में आप देखेंगे पूर्वी घाट के दक्षिण वाला जो भाग है वहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर इस प्रकार की पहाड़ियाँ यानी शेवराय और जावड़ी की पहाड़ियाँ आपको नजर आती हैं। ऊटी उड़क मंगडलम जैसी ऊटी के नाम से जाना जाता है, जिसे कोडैकनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात आप कर सकते हैं। प्रायद्वीपी पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्व की दिशा में फैली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रायद्वीपी पठार को पूरा कर लिया है। इम्पोर्टेंट है ये, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल की। ठीक है, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे आपको लाइट शेडो में दिखेगा लिखा हुआ भारतीय महामरुस्थल। तो अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय मरुस्थल की। तो अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यदि आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको स्पष्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के मध्य से गुजर रही है। देखो आप देखेंगे दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र 4 नंबर वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ भारतीय महामरुस्थल। तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि यहाँ जो बालू मिट्टी है वो हवा के साथ तरंगनुमा आकृति बनाती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी यहाँ वर्षा का जो औसत है वो बहुत ही कम पाया जाता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, तो यहाँ वनस्पति का क्षेत्र बहुत अभी हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। कारण क्या है कि वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ वनस्पति कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमें सरिता देखने को मिलती है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। जो पर्याप्त जल होता है वो पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक भी नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी नदी ही है जो सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में लूनी नदी सबसे बड़ी नदी के रूप में हम उसको जानते हैं। बरखान, देखिए बरकान लिखा हुआ है, बरकान नहीं है बरखान है। ठीक है, इनको बरखान कहते हैं, गलत लिखा है, इसको आप सही कर लें। ये बरखान कहलाते हैं, ये बरकान लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका सही कर लें, ये बरकान, ये सही वर्ड है। तो बरखान जो होते हैं ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है और इनका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये धरातलीय भाग है और ये इस तरह टीले बन जाते हैं। इस तरह टीलों का निर्माण, बालू मिट्टी होती है, बालू मिट्टी कहीं हवाओं के द्वारा टीले 1 बाय 1 लेयर फॉर्म में बनना शुरू होते हैं। तो इन्हें हम बरकान के नाम से, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ये आधे इस रूप में दिखाई देते हैं, आधे इस रूप में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। कुछ बालू के टीले ऐसे भी होते हैं जो लंबे आकृति के होते हैं, लंबाकार आकृति में बना दिए जाते हैं। ये सब हवाओं के द्वारा, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा ये जो हमने अभी डिस्कस किया है
इम्पोर्टेंट बात है सारी, ये आप जान लेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तटीय मैदान, कि तटीय मैदान क्या होते हैं, तटीय मैदान क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है सारी बातें, आप इनको नोट करते चली जाइए, ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी। इसके अलावा मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा, तो मरुस्थल में ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से लूणी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी रहती है। जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, बरखान क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लिखें। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने डक्कन ट्रैप की बात की ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ अब हम चल रहे हैं तो ये भी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है ये इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण, है ना, तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई, गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ बड़ी नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करें। कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पूर्वी तट पर स्थित है चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वीप समूह। अब हम आइलैंड की बात कर लेते हैं, द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो बता सकते हैं आप मैप में देखकर। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? दूसरा आपको मिलेगा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थिति को आप याद करें। आप केरल राज्य देखें, सबसे निम्नतम भारत के मैप में सबसे लास्ट में आप देखेंगे वहाँ 2 राज्य मिलेंगे, केरल और तमिलनाडु। केरल मिलेगा आपको पश्चिमी तट के समीप। ठीक है, द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकोय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में फैला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नामकरण लक्षद्वीप कब से रखा गया? 1973 से। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? केवल 32 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। ठीक है, और अरब सागर में स्थित है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है ना। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत ऐसे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। अब बंगाली खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान व निकोबार द्वीप है। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमंजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप व जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको नोट कर लेनी है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक है और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल व वनों से प्रमुख स्रोत है। अब ये इम्पोर्टेंट है, या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पर्वतीय प्रदेश जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जल व वनों के प्रमुख स्रोत रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सभी नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो यहाँ से प्रवाहित होती है, उद्गम यहाँ से नदियों का होता है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, तो जो उत्तरी मैदान है उसमें देश में अन्न भंडार मतलब चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सभी तरह की जो उत्पादित वस्तुएं वहाँ उत्पादित की जाती हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, ये जितने पठारी भाग अभी हम जस्ट पढ़ा है फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ खनिज पाए जाते हैं, खनिजों के भंडार ये पाए जाते हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तो यदि ये भंडार नहीं होते तो शायद हो सकता है कि औद्योगिकरण नहीं होता। आगे बढ़ें दोस्तों, तो तटीय क्षेत्र मत्स्यन के लिए होते हैं, मछली पकड़ने के लिए तटीयवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य पालन किया जाता है और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। पोत मतलब जो शिप वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है उनको बनाना है, उनमें सुधार करना है, उसके लिए क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है, तटीय क्षेत्र। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियों भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो गया आज। और इसके जो प्रश्न हैं, आप प्रश्न जो फिल आपके दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अध्याय पूरा हो गया है और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं चैप्टर के अंतर्गत कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आज के लिए काफ़ी, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।